Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about intensity of electric field due to a uniformly charged ring at a point on its axis. तो आइए हम देखते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पर कोई यदि पॉइंट्स है तो उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज फ्रेंड्स, दिस इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एंड इस रिंग में टोटल चार्ज है Q और ये टोटल चार्ज Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पर पूरी तरह इसके चारों तरफ। तो और ये इसकी सेंटर है और इसके सेंटर से जो पास होने वाला एक्सिस है दिस इज सपोज एक्सिस, और इसके एक्सिस पर सेंटर O से x डिस्टेंस पर ये सपोज दिस इज x डिस्टेंस, और इस x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये रिंग है, रिंग की रेडियस कैपिटल R है, दिस इज कैपिटल R। तो अब हम इस ऊपर में जो पॉइंट है ये सपोज पॉइंट A है और इस पॉइंट A को हम पॉइंट P से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये पॉइंट P को कनेक्ट कर दिए तो हमारा ये वाला डिस्टेंस सपोज ये वाला डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब फ्रेंड्स, हमें इस रिंग के कारण पॉइंट P पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है इसके कारण पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर चूंकि हमको फार्मूला मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट चार्ज के कारण यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यदि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है Q और इससे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट P पर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/x²। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड नहीं है, पूरे इस रिंग पर यूनिफॉर्मली सेंटर्ड है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि पॉइंट A पर, जो पॉइंट A है इस पर स्मॉल लेंथ ले लेते हैं इसके सरकमफेरेंस पे जिसकी लंबाई है सपोज dl। देन यहाँ चूंकि टोटल जो चार्ज है Q वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, तो इस सरकमफेरेंस के यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगी वो सपोज लेमडा है, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या होगी Q अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की लेंथ दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इट्स वैल्यू इज 2 पाई r। तो यहाँ पर dl लेंथ में जो चार्ज की वैल्यू है वो मान लेते हैं dq है, देन dq विल बी इक्वल टू लेमडा dl हो जाएगी। अर्थात यदि यूनिट लेंथ की चार्ज है लेमडा तो dl लेंथ में हो जाएगा लेमडा dl, और ये dq क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl पर चार्ज की वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं, अब इस डी जो एलिमेंट है इसको हम एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए हम पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखें कि इस जो स्मॉल एलिमेंट है पॉइंट A पर उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है dE1। ये स्मॉल चार्ज है dQ, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू dE1 मान लेते हैं, और ये dE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू चार्ज की वैल्यू, चार्ज dQ है, अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग AP, A से P की ओर। अर्थात यहाँ हम देखें तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार, इस डायरेक्शन में होगी ये dE1, दिस इज वेक्टर dE1। ओके, सिमिलरली या फ्रेंड्स, हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट A के अपोजिट में, पॉइंट A के अपोजिट में इस साइड में एक पॉइंट B मान लें, यहाँ पर एक पॉइंट B है जिस पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट फिर से हम dl अज्यूम कर लेते हैं। तो इस dl के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो देखें, तो उसकी भी वैल्यू हम निकालते हैं, और सपोज पॉइंट B पर जो dl स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
DE2 है, देन DE2 विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज है वहाँ पर भी DQ ही होगा क्योंकि लेंथ DL है, तो ये DQ और ये वाला लेंथ अर्थात पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस भी क्या होगी, यही होगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर उसका स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग BP। अर्थात यदि हम पॉइंट B को P से इस प्रकार कनेक्ट करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये दिस विल बी वेक्टर DE2। अब इन दोनों वेक्टर DE1 और DE2 को हम रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करने से पहले सपोज दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज आल्सो एंगल थीटा, देन दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी थीटा। तब वेक्टर DE1 को यदि हम रिजॉल्व करें तो इसकी एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू होगी DE1 साइन थीटा, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये होगी DE1 कॉस थीटा। अब सिमिलरली यदि DE2 को दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू होगी DE2 साइन थीटा, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वो सेम इसी डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस कंपोनेंट के साथ वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पर ये कंपोनेंट हो जाएगा DE2 कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इन दोनों जो इक्वेशन है वहाँ से आप देख पा रहे होंगे DE1 और DE2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो DE1 और DE2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण ये इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस दोनों एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है इनकी, तो ये कैंसल आउट कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सेम डायरेक्शन होने के कारण ये ऐड हो जाएगा। तो हम इन दोनों कंपोनेंट के कारण पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो सपोज पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर DE है, तो ये DE विल बी इक्वल टू DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 साइन थीटा, कॉस थीटा। अब यदि इन दोनों को हम ऐड करें तो ऐड करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा DE1 की वैल्यू पुट करें तो DE1 है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ अपन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और DE2 की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और DQ अपन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या आएगा 2DQ अपन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। अब हम इस फिगर से देखें कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ इस ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल AOPA, बट फ्रॉम ट्रायंगल OPA कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल को हम एक बार और देख लें, दिस इज द ट्रायंगल OPA। इसमें यदि कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगी OP अपन AP, cos theta is equal to OP upon AP, and what is OP? OP is x and AP is square root of R square plus x square। अब ये cos थीटा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो DE की वैल्यू हो जाएगी D इज इक्वल टू 2DQ अपन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से हम यदि सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 2DQ अपन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ,
तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को पावर 8 हो जाएगा और इस प्रकार हमें मिल जाएगा 3/2। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2। तो ये डी की वैल्यू है, दिस इज डी। और ये डी किसके कारण मिला है, हम फिगर में देखें तो पॉइंट ए और बी पर जो दो कंपोनेंट हैं वो डीएल लेंथ की, उनके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। सिमिलरली हम पूरे इस रिंग को स्मॉल लेंथ डीएल में डिवाइड कर देते हैं और सभी लेंथ एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो सभी जो एलिमेंट है उसके कारण जो पॉइंट पी की वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और सभी एलिमेंट के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा और वही कंपोनेंट की जो एडिशन है वह पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। तो आइए हम देखें कि इस पूरे रिंग के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज पॉइंट पी पर पूरे रिंग के कारण, इंटायर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है ई। तो ई की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ई, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ई। अब डी की वैल्यू हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 DQ अपान 4πε0 इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब डी क्यू की वैल्यू, ये डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, ये डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। तो डी क्यू की जगह के में हम लेमडा डी एल पुट करें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 DQ की जगह में हो जाएगा लेमडा डी एल अपान 4πε0 इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें सिग्मा में कौन से आएगा, 2 लेमडा और ये नीचे वाला टर्म्स और ये सभी टर्म्स इसके लिए कांस्टेंट हैं, इसमें किसी प्रकार की वेरिएशन नहीं होगा, केवल ये टर्म्स में सिग्मा आएगा। तो आइए हम देखें कि ई की वैल्यू क्या होगी। जो ई की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 2 लेमडा एक्स अपान 4πε0 और इंटू 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 इंटू सिग्मा डी एल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आया है वो दो स्मॉल कंपोनेंट को हम सिग्मा करने के बाद आया। तो यहाँ पर जो डी एल है, सिग्मा डी एल, दैट मीन्स क्या होगा, इस जो रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, इस रिंग की हाफ सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। दैट मीन्स सिग्मा डी एल विल बी इक्वल टू द हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो हाफ सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी, पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2πr, तो यहाँ पे हाफ सर्कमफेरेंस होगी πr। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी पॉइंट पी पर वो हो जाएगा 2 लेमडा एक्स अपान 4πε0 इंटू ये पाई आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम सॉल्व करके लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू लेमडा इंटू 2πr इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हम देखते हैं कि लेमडा इंटू 2πr, ये वाला टर्म से देखें, लेमडा इंटू 2πr, लेमडा इंटू 2πr करने से ये स्पष्ट हो रहा है कि टोटल चार्ज इन रिंग, तो लेमडा क्या है, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज की वैल्यू है और उसमें 2πr यदि मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज इन रिंग हो जाएगा। और रिंग में हमने टोटल चार्ज क्या एज्यूम किया है, ये Q, तो टोटल चार्ज ये Q के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो E की वैल्यू है वो हो जाएगा 1/4πε0 और QX अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन होंगी एलॉन्ग O to P, अर्थात O से P की ओर होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब इस फार्मूले के आधार पर हम इसके सेंटर पे देखें, रिंग की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम देखते हैं। एट सेंटर ऑफ रिंग x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 है तो इस फार्मूले में हम x की वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स यदि हम फिगर में देखें तो यहाँ पर जो सेंटर है O, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। अब आइए हम देखें कि यदि पॉइंट P रिंग से काफ़ी दूरी पर हो, दैट मीन्स इफ x इज मच ग्रेटर देन r, जो रिंग की रेडियस है उसके कंपेयर में x की वैल्यू बहुत अधिक हो, तो इस फार्मूले में जो ये फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले में x की वैल्यू r की तुलना में बहुत अधिक हो, तो इस कंडीशन में हम r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दे सकते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर E या E इज इक्वल टू 1/4πε0 और QX अपान आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर केवल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर के पावर हो जाएगा 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब। अब ये एक्स और ये यहाँ से एक एक्स कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाता है 1/4πε0 Q अपान एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब? जब r जो है x r की तुलना में बहुत अधिक हो, अर्थात ज़्यादा दूरी पर हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि ये फार्मूला किस रूप में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अर्थात यदि हम फिगर में देखें कि हमारा यदि ये पॉइंट P इस रिंग से बहुत अधिक दूरी पर हो तो ये रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस प्रकार इसका जो फार्मूला है वह पॉइंट चार्ज के फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमें ये फार्मूला प्राप्त हुई है, आप देख पा रहे होंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले से हम ये बता सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अर्थात x कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो, x जो है इनफाइनाइट के इक्वल हो, तो अर्थात पॉइंट P इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पर वही केस फार्मूला अब लागू होगा, x इज मच ग्रेटर देन r, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल है, तो इनफाइनाइट जो है मच ग्रेटर देन r, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट पर भी क्या होगा, 0 होगा, और इसके सेंटर पर भी 0 होगी। तो अब हम इस फार्मूले से जो ये फार्मूला प्राप्त हुई है उसे हम ये देखते हैं कि यदि सेंटर पर भी 0 है और इनफाइनाइट पर 0 है तो दोनों के बीच में ऐसी कोई पॉइंट होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी वो देख लें। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की ये वैल्यू यदि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि यदि उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम है तो इसको हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो उस मैक्सिमम वैल्यू पर वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। तो आइए हम देखें, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE dx विल बी 0। अब जो ये फार्मूला है हमारे पास, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन के लिए एक फार्मूला जो कि हमें मालूम है वो फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला क्या है, जैसे कि आप dx u/v का एक फार्मूला होता है और इसके इक्वल क्या होती है, नीचे में हो जाता है v स्क्वायर और ये v du dx माइनस u dv dx। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस E इज इक्वल टू दिस, इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि q अपान 4πε0 कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर कर लेते हैं और उसके बाद x अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए हमें क्या मिलेगा, ये देखें, तो ये हो जाएगी q अपान 4πε0 कांस्टेंट हुई, तो इसको बाहर कर लें और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर x हो गया, और ये डिनोमिनेटर है, ये है, इसकी यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी हाफ,
और फिर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों फंक्शन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो r कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। और इस प्रकार हम देखें कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और इस प्रकार इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म्स और ये ब्रेक कांस्टेंट वाला टर्म्स को दूसरे साइड में ले आए तो वो दूसरे साइड 0 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर हाफ इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम देख पा रहे हैं कि इस टर्म्स और इस टर्म दोनों में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर हाफ कॉमन है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ को कॉमन निकाल लें तो पहले टर्म में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म में ये 2 और ये 2 को कैंसिल आउट कर दें तो सेकेंड टर्म में बचता है 3x स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब हम देखें कि इन दोनों में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, अर्थात हम देखें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर हाफ डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म्स जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल बी 0 और इसको सॉल्व करने पर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इस प्रकार हम x की वैल्यू निकालें ये आएगा प्लस माइनस r/√2, अर्थात रिंग के दोनों साइड में r/√2 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये दिस इज द वैल्यू वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। अब आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के स्थान पर r/√2 पुट कर देते हैं। हमारा जो ये इक्वेशन है इसमें इस इक्वेशन में तो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज ई मैक्स है तो दिस विल बी इक्वल टू Q/4πε0 और x की जगह में हम ये r/√2 पुट करते हैं तो r/√2 अपान r स्क्वायर प्लस r/√2 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2। ये हो हमने x की वैल्यू r/√2 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा Q/4πε0 और इंटू r/√2 अपान r स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाला टर्म्स r स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म्स को ये सेकेंड टर्म से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये r²/2 और होल टू पावर 3/2 हो जाएगा। फिर इसको हम देखें तो ये हो जाएगी Q/4πε0 इंटू r/√2 अपान ये r² और ये r²/2 दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3r²/2 होल टू पावर 3/2। अब इसको फिर से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Q/4πε0 इंटू ये r/√2 इंटू ये हो जाएगा जो डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं उसको हम लिख सकते हैं कि ये इस हाफ पावर है, इस फंक्शन इसमें हाफ पावर को हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपकी r टू द पावर r इंटू 3/2 होल टू पावर क्यूब। अब इसको फिर से हम सॉल्व करें तो आपका आएगा Q/4πε0 इंटू r/√2 इंटू, अब ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा ये, अब ये यहाँ से एक 2√2 यहाँ और यहाँ से एक 2√2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 हो जाएगा और बाकी एक r यहाँ से और एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये बचेगा क्या Q/4πε0 और जो न्यूमरेटर में क्या बचा है, न्यूमरेटर में बचा है 4√2 अपान और डिनोमिनेटर में बचा है ये √3 ये √3 तो ये हो जाएगा 3√3 और r²। फिर इसको हम देखें तो ये 4 और ये 4 कैंसिल कर दें तो हमारा ये हो जाएगा Q√2 अपान पाई 3√3ε0 r²। तो और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो Q√2 अपान 3√3 πε0 r²। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी
ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस आर। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स।